चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ कि होमवर्क का तो सारा कंप्लीट हो ही गया अपना काम। हाँ, वो अरे सुबह कुछ बच्चे मेरे पास में डाउट के लिए आए थे ना डीसी पर। किसी का मॉड्यूल रह गया, मॉड्यूल रह गया था वहां किसी बच्चे का, तो तुम्हारे बैच में से नहीं रहा शायद, फिर किसी और बैच का रहा होगा। ठीक है चलो। तो अब ध्यान से सुनो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। और क्या क्या पॉइंट अपन ने उसमें पढ़ लिए थे? बेसिकली 3 पॉइंट पर अपनी कंप्लीट बात हो चुकी थी। फर्स्ट पॉइंट था फोटोन की एनर्जी। याद है आपको? अच्छा देखो ध्यान से सुनो, ये सारे पॉइंट्स अपने को याद रखने, सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे अपने को। देखो, फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी को लिखने को एच न्यू लिखते हैं, या आप इसको एच सी बाई लेमडा लिखते हैं। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। और मैंने आपको इसमें यह भी समझाया था कि देखो, एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो एच की जगह रखो आप 4.15 इंटू 10⁻⁻15। और अगर वेवलेंथ आपको दे रखी है तो फिर एच सी की जगह रखो 12400 और लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। तो आपको फोटोन की एनर्जी किसमें मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ये बात अपने यहाँ पर हो गई थी। अच्छा, पहला पॉइंट फोटोन की एनर्जी था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि देखो, फोटोन हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। हमेशा किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से फोटोन ट्रेवल करता है। अच्छा, फोटोन रेस्ट में नहीं होता, तो फोटोन का रेस्ट में मास कितना लेते हैं? 0। भाई जो चीज नहीं होती उसको 0 लेते हैं ना। तो जब फोटोन रेस्ट में नहीं होता तो फोटोन का रेस्ट में मास कितना लेंगे? 0 लेंगे। रेस्ट मास फोटोन का 0 लेंगे। और फोटोन का मास अगर लिखना है तो अपने पास E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला था उससे लिखना था। तो मैंने फोटोन को मास को लिखने के लिए कितने फॉर्मूला दिए थे? 3 फॉर्मूला मैंने फोटोन का मास लिखने के लिए दिया था। बोलो। फोटोन का मास लिखने का एक फॉर्मूला तो था E बाई सी स्क्वायर, एक था एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एक था एच बाई सी लेम। ये मास लिखने के 3 फॉर्मूला मेरे पास। तब जैसा डेटा क्वेश्चन में रहेगा ना वैसा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में एक तो उसका लेमडा दिया था और फोटोन के लिए मैंने मास पूछा था, तो ये फॉर्मूला लगाया था आपने। और इसमें न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल हर तरह का सवाल आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कशन किया था फोटोन के मोमेंटम के बारे में। तो देखो बेटा, फोटोन के मोमेंटम लिखने के भी 3 फॉर्मूला दिए थे मैंने। फोटोन का मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला E बाई सी, फोटोन का मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला H बाई लेमडा, या फोटोन का मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला H न्यू बाई सी। तीनों फॉर्मूला से आप फोटोन का मोमेंटम लिख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया था, जैसे एक बार तो लेमडा देकर फोटोन का पी पूछा था, और एक बार एनर्जी देकर फोटोन का मैंने मोमेंटम आपसे पूछ लिया था। क्लियर है? अब ये याद रख लेना बस। ये चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मास आपको किलोग्राम में चाहिए, मतलब मास आपको ऐसा यूनिट में चाहिए, तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सारी वैल्यू आप ऐसा यूनिट में रखें। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसको जूल में बदल के लिखें। समझे बात को? अगर आपको मास किलोग्राम में चाहिए, भाई देखो ये फिजिक्स में कैलकुलेशन का रूल होता है कि अपने को सारी वैल्यूज सेम सिस्टम के अंदर पुट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा यूनिट में आंसर चाहिए, तो फिर जैसे मान लीजिए आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, एम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए बाई सी स्क्वायर, तो फिर आपको इसमें ई और सी को जो रखना पड़ेगा वो ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में रखोगे तो मास भी ऐसा यूनिट में मिल जाएगा आपको। इस तरह से काम करना होता है। क्लियर है बात? चले, तो 3 पॉइंट के बारे में अपनी बात होगी। तो चलो यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछोगे? मोमेंटम के बारे में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके पहले ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। मैं 2 स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ और ऑप्शन इस तरह से है। पहला ऑप्शन ये है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेकंड, बोथ आर इनकरेक्ट। थर्ड, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। एंड फोर्थ, फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। ठीक है ना? ऑप्शन समझ में आ गया ना? आंसर क्या सेकंड होगा? कौन बोला मैं आंसर सेकंड होगा? अबे तुक्के बाजू, सुधर जाओ तुम लोग। ऑप्शन दिखने चाहिए बस तुम्हें तो 4। क्वेश्चन दिखे कि नहीं दिखे, बस ऑप्शन है ना सर, कोई बात नहीं, आंसर तो टिक करके आएंगे अब लोग। है सेकंड आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुने आप लोग। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोनों करेक्ट, सेकंड है दोनों इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन है पहला करेक्ट बाद का इनकरेक्ट, और फोर्थ है पहला वाला इनकरेक्ट और बाद का करेक्ट। क्लियर है? स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। ऑप्शन बोल देना दोबारा में। आपके काम के ऑप्शन ही तो थे। आंसर देने के लिए ऑप्शन ही तो चाहिए आपको। तुम ऑप्शन 2 बार पढ़ते हो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ते हो। ऑप्शन 2 बार पढ़ते हो तुम लोग, क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़ते, इसलिए मैं क्वेश्चन एक ही बार बोलने वाला हूँ। बोल दो? पक्का? चलो तो ध्यान से सुनना, समझना।
पहला स्टेटमेंट है इफ टू, और सुनना एक और बात, पूरी बात सुन लेना पहले। मैं इस क्वेश्चन में वोटिंग कराऊंगा। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन के सपोर्ट में कितना है, तो जिनका जो फर्स्ट ऑप्शन के सपोर्ट में, वो बच्चे हाथ खड़े कर लेना। जो नहीं है वो ये मत बोलना कि हम नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहना। जिनका आंसर फर्स्ट है वो फर्स्ट में हाथ खड़े करना, सेकंड है तो सेकंड में हाथ खड़े कर लेना, ठीक है ना। और आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना किसी भी तरह का, अपने हिसाब से आंसर करना है। बोलो मैं, चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर है इफ टू फोटोन्स हैव सेम वेवलेंथ देन देयर मोमेंटम विल बी सेम। मत बताना मेरे को सही गलत, ऑप्शन के हिसाब से बात करने के। पहला स्टेटमेंट सुन लिया आप लोगों ने, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं इफ टू फोटोन्स हैव सेम मोमेंटम देन देयर वेवलेंथ विल बी सेम। पहले मैं टाइम दूंगा आपको सोचने के बारे में, पहले सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब वोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है भाई। चलिए बोथ आर करेक्ट के सपोर्ट में बताओ। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। के सपोर्ट में कितने बच्चे? दोनों करेक्ट। अच्छा ठीक है, दोनों इनकरेक्ट, ठीक है। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। पहला गलत, दूसरा सही। पहला गलत और दूसरा सही, मतलब पहला इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट। के सपोर्ट में कितने बच्चे? हाथ खड़े करो। आंसर इज 4। आंसर इज 4। देखो ये एक छोटा सा सवाल गलती करा सकता है, बताओ आपसे। मैं यही कह रहा हूं, तो इसलिए जब भी पढ़ो ना, जब भी चीजों को सुनो समझो, तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। आधा अधूरा फोकस क्लास में रहेगा, आधा ध्यान कहीं और रहेगा, तो उससे चीजें समझ में नहीं आने वाली। पहले मैं आपको बता दूं, अगर चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से समझना है, तो ध्यान से सुनना सीखो, ध्यान से पढ़ना सीखो। क्लियर है? क्या गलती थी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। याद रखना मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। इधर देखो, आपने 11th में ऐसा पढ़ रखा होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉल मेरे पास ही है, इसका मास मान लीजिए कि 2 किलोग्राम है और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक बॉल मान लीजिए मेरे पास ही है, इसका मास मान लीजिए कि 10 किलोग्राम है और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। मैं दोनों का मोमेंटम आपसे निकलवाऊं तो क्या मोमेंटम निकाल देंगे? कितने बच्चे दोनों बॉल्स का मोमेंटम निकाल देंगे? बता बेटा। इस वाली बॉल का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 20, इस वाली बॉल का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी ये भी 20। बताओ दोनों बॉल का मोमेंटम क्या बराबर है क्या? वैल्यू में बराबर है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस आधार पर मैं नहीं कह सकता कि दोनों बॉल का मोमेंटम बराबर है। याद रखना, जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को इक्वल बोल रहे हो ना, तो सिर्फ वैल्यू नहीं देखते, डायरेक्शन भी देखते। वैल्यू सेम होने के आधार पर वो क्वांटिटी इक्वल नहीं हो जाती। वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होगी, तब जाकर आप उन क्वांटिटी को इक्वल बोल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोमेंटम ऑफ बोथ बॉल इज इक्वल, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। मोमेंटम ऑफ बोथ बॉल इज इक्वल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। बात समझ में आ रही है ना? मोमेंटम का तो सिर्फ वैल्यू बराबर है, मोमेंटम बराबर नहीं है। आप देखो ना, अगर आप इसका मोमेंटम लिखोगे तो 20 नहीं 20i लिखोगे। इसका मोमेंटम 20 है 20j, और 20i 20j बराबर थोड़ी ना होता है। तो मोमेंटम इक्वल और अनइक्वल? अनइक्वल माना जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलता कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तब जाकर आप इसको इक्वल बोल सकते थे। तो ये बात आप फोटोन के साथ कर लो। चलो, अपने यहाँ पर फोटोन की जो वेवलेंथ होती है ना, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h बाय लेम्डा। क्योंकि बात वेवलेंथ के बारे में कर रहा हूँ ना, तो 3 फॉर्मूला है मेरे पास। वेवलेंथ वाला फॉर्मूला ले लो, h बाय लेम्डा। समझ गए? अब देखो, मैंने बोला कि दो फोटोन का वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम होगा, तो गलत बात होगी ना। जैसे मान लीजिए कि एक फोटोन है, सपोज वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोटोन मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो फोटोन वाई डायरेक्शन में जा रहा है उसका मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूं तो h बाई लेमडा जे के। जो फोटोन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूं तो h बाई लेमडा आई के। ये हो गया। देखो, बताओ कि दोनों फोटोन का मोमेंटम बराबर है क्या? वेवलेंथ बराबर है लेकिन मोमेंटम बराबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही था कि गलत था? गलत था। सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होने के आधार पर आप मोमेंटम को बराबर कर रहे हो, ये बात तो गलत हो गई। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को बराबर लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। समझ गए बात? सेकंड स्टेटमेंट था आपका वेवलेंथ। अगर मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि लेमडा का फॉर्मूला अगर आप यहां से देखोगे तो लेमडा का फॉर्मूला हो गया h अपॉन में p। एस तो कांस्टेंट है और p भी दोनों का आपने सेम कर ही दिया। और अगर p दोनों का सेम कर दिया तो बोलोगे दोनों का लेमडा भी सेम हो जाएगा। लेमडा इसके लिए कोई डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है। तो मोमेंटम अगर बराबर है तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ बराबर है तो मोमेंटम बराबर होगा, कोई जरूरी
नहीं है। तो बताइए मोमेंटम विल बी सेम कहना सही कि गलत? स्टेटमेंट गलत। तो क्या कहना सही है फिर? इफ वेवलेंथ इज सेम देन मोमेंटम may or may not be same. लेकिन if momentum is same then wavelength must be same. क्या बात समझ में आ रही है? तो एक काम करो, इंटेंसिटी के पहले थोड़ा सा अगर कोई जगह आपके लिखने के लिए बच गई हो तो ये 2 लाइन बोल देता हूँ, ये लिख लो, आप नोट लगा के लिख लो इन दोनों लाइंस को। इंटेंसिटी के पहले मोमेंटम वाला जो अपना पार्ट था ना उसी के अंदर लिखना, इंटेंसिटी के अंदर मत लिखना इसको, थोड़ा बहुत छोटा छोटा करके लिख देना अगर जगह कम भी बची हो तो। बोल दो, लिखो, है ना। 2 पॉइंट बोल रहा हूं मैं नोट में। फर्स्ट पॉइंट है इफ 2 photons have same wavelength, if 2 photons have same wavelength then if 2 photons have same wavelength then their momentum may or may not be same, then their momentum may or may not be same, their momentum may or may not be same। ब्रैकेट में रीजन लिख दो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ब्रैकेट में लिख दो ताकि याद रहेगा ऐसा क्यों बोला अपन ने, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, लिख दो ब्रैकेट में, है ना। उसके बाद में सेकंड नोट में सेकंड पॉइंट लिख दो आप, इफ टू photons have if 2 photons have same momentum, 2 photons have same momentum then करके क्या लिखोगे? लिख दो आपके हिसाब से। लिख दिया आपने? चलो देखो, अब पिछली क्लास में बात अपने चल रही थी इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपसे क्या क्या बात कर ली थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में क्या क्या बात कर ली थी। एक बात तो अपन ने ये कर ली थी कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने डेराइव कर लिया था। जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इंटेंसिटी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। सॉरी इंटेंसिटी का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम, ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला था। और आपने ये माना था कि मान लीजिए आपके पास में कोई लाइट सोर्स है और सपोज करिए कि उससे जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है, और टी टाइम में किसी सरफेस पर मान लीजिए एन फोटोन इंसिडेंट कर रहा है। टी टाइम में कितने फोटोन्स? एन फोटोन इंसिडेंट कर रहा है। तो बताइए लाइट की इंटेंसिटी को फॉर्मूला, आपने 2 फॉर्मूला लिखे थे, बोलो। एक फॉर्मूला तो था एन एच न्यू अपॉन ए, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो बोलो ये था। ये सब याद होनी चाहिए, सब क्वेश्चंस के दौरान काम आने वाले अपने। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो था एन एच न्यू अपॉन में ए। अच्छा, एक फॉर्मूला बोलो क्या था? एन एच सी अपॉन में ए लैम्डा, एन एच सी अपॉन में ए लैम्डा। एक फॉर्मूला आपके पास में ये था। तो इंटेंसिटी को लिखने के फॉर्मूलाज ये हो गए, ठीक है। यहां तक बात आपने कर ली थी। अच्छा, फिर आपने बोला था कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि फिक्स रहती है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जो लाइट एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, या कह लीजिए वेवलेंथ भी फिक्स है। भाई अगर फ्रीक्वेंसी किसी लाइट का फिक्स है मतलब उसका वेवलेंथ भी तो फिक्स ही हो गया ना। तो वेवलेंथ फिक्स है या फ्रीक्वेंसी फिक्स है, या इन शॉर्ट एक वर्ड में कह लीजिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर आपके यूज कर रहे हो तो उस केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन होती है। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो याद रखना, जब अपन एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जब ग्राफ वगैरह बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पर बात करेंगे, तो मैं वहां पर आपसे इस तरह से बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या चलेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल। तो समझ लेना है कि नंबर ऑफ फोटो, सॉरी मैंने बोला कि इंटेंसिटी डबल, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड सा डबल। मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी आधी कर दी तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आधे कर दिए, समझ गए। तो ये इंटेंसिटी को बदलने का मतलब इसमें रहेगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट? चलो 4 पॉइंट पर अपनी बात होगी थी, 5वां पॉइंट लिखो पावर। पॉइंट नंबर 5 आप लिखते हैं पावर। अच्छा, पावर के बारे में अगर बात करें तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होती है ना।
तो पावर होगी इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये पावर बन जाएगी आपके पास। तो देख बेटा, जो पावर होगी ना, पॉइंट नंबर 5 अपना चल रहा है आपका इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। और इंटेंसिटी के फॉर्मूला आपके पास ये रहे, देखो दोनों ही फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्या पावर आ जाएगी ना? तो बोल बेटा पावर का जो फॉर्मूला होगा, बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एन एच न्यू। पावर का फॉर्मूला होगा एन एच न्यू या फिर एन एच सी अपॉन में लैम्डा। तो ये आपके पास में पावर लिखने का फॉर्मूला हो गया। तो ये पावर हो गई, एन एच न्यू से भी आप पावर को लिख सकते हो या एन एच सी बाई लेमडा से भी आप पावर को लिख सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा, सारे सिंबल्स का मतलब आपको समझ में आता है? ये एन बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एच बताता है कांस्टेंट को, न्यू बताता है फ्रीक्वेंसी को, और सी वही कांस्टेंट हो गया, वैल्यू आप जानते ही हो, बताने की जरूरत ही नहीं, लिखवा भी दी मैंने पिछली क्लास में। एरिया कट ही चुका है, आई इंटू है, ये आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो कट चुका ना। एरिया कटने के बाद डायरेक्ट लिखा है ना, मतलब एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को, तो पावर आ जाएगी। तो एन एच न्यू एक फॉर्मूला हो गया और एन एच सी बाई लेमडा आपके पास में पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ से एक और बात आप देखें, जैसे ना मैं ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, मैं यहाँ से इधर देखो आप लोग, मैं पावर को लिख रहा हूँ एन एच सी अपॉन में लेमडा। तो बताइए अगर मैं एन को लिखना चाहूँ तो बोलो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी लेमडा अपॉन में एच सी। बोलो क्या एन का फॉर्म, अच्छा ये पी कैपिटल में लिखना है स्मॉल में? देखो यहाँ पर मेरे पास में दो सिंबल आ गए पी के लिए, मोमेंटम के लिए भी पी था और एक पावर के लिए। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जहां पर मोमेंटम लिखना है छोटा पी लिखना, पावर लिखना है कैपिटल पी लिखना है, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना। क्लियर है ना? क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी। तो ये एन का फॉर्मूला देखो, मैंने एन को एक तरफ रखा, बाकी सबका ट्रांसफर कर दिया। तो बताइए क्या पी लेमडा बाई एच सी आ गया ना? अब इधर देखो आप लोग, अच्छा ये हो गया पी लेमडा। अच्छा एच सी का वैल्यू मैंने बताया था आपको कितना, 2 × 10⁻⁻25। क्या बोलो ये फॉर्मूला था ना? तो बताइए इस n का जो वैल्यू आपके पास निकलता है वो निकलता है 5 × 10⁻24 पी लेमडा। तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तो अगर आपको पूछ ले कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इमिटेड बाय द सोर्स, तो ये फॉर्मूला लगा देना 5 × 10⁻24 पी इंटू लेमडा, जहां पर p इज द पावर ऑफ द सोर्स एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बोलो क्लियर है? अच्छा ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको क्या कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छा ये फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करोगे तो बताइए इसमें पी को किस में रखोगे, ये फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करोगे तो बोलो पी को किस में रखोगे, इस फॉर्मूला में पी किस में रखोगे, वाट में, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही में चल रहा है अपना। ये मैंने एचसी को जो रखा है ना वो कौन सी सिस्टम में रखा है, एसआई सिस्टम में रखा है। तो एसआई सिस्टम में रखा है तो बोलो इस पी को क्या वाट में रखोगे और लेमडा किस में रखोगे, मीटर में। अगर किसी डिफरेंट यूनिट में दे भी रखा हो, जैसे मान लीजिए कि लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में दे दिया तो भी मीटर में रखना है, लेमडा अगर नैनोमीटर में रख दिया तो भी उसको मीटर में रखना है। क्या बात समझ में आएगी आपको? तो इस तरह से काम करना है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। जरूरत पड़ेगी अभी सब पर क्वेश्चन करने वाले हम लोग, लिख दो फटाफट। मॉड्यूल है क्या? हाँ देना बेटा। लिख दिया ना आपने?
चलो इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक बार लिखें आप लोग, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा। देखिए, पावर ऑफ अ बल्ब इज, power of a bulb is 2 milliwatt. Power of a bulb is 2 milliwatt, and wavelength of emitted light. Power of a bulb is 2 milliwatt, and wavelength of emitted light is 500 nanometer. Wavelength of emitted light is 500 nanometer. Calculate number of photons emitted per second. Calculate number of photons emitted per second. Calculate number of photons emitted per second. फटाफट बताओ सही आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर पर सेकंड निकालने तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास तो इसका। अच्छा, पावर आपको दे रखी है 2 मिलीवाट और वेवलेंथ आपको दे रखी है 500 नैनोमीटर। लेकिन ये जरूर याद रखना है, जब आप फॉर्मूला को काम में लोगे ना, तो पावर वाट में रखना है और वेवलेंथ को मीटर में रखना है, पता है ना। तो देख बेटा, पावर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको दे रखी है 2 मिली वाट। अच्छा, वेवलेंथ आपको जो दे रखी है वो बोलो कितनी दे रखी है, 500 नैनोमीटर। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड का जो फॉर्मूला है वो बोलो 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लैम्डा। क्या यही होता है? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 24। बोलो पावर की जगह कितना आएगा, 2 मिलीवाट। ये हो गया। अच्छा, लैम्डा बोलो कितना हो गया, 500 और नैनोमीटर। सोल्व करेंगे आप इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड 5 इंटू 10 की पावर 15 हो गया। इसमें कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आगे बढ़े फिर अगला सवाल लिखो। लिखिएगा आप इसमें, a light source of power 100 watt light source of power 100 watt emits frequency emits light of frequency emits light of frequency light of frequency इसमें लिख लो 0.6 माइक्रोमीटर। emits light of frequency, सॉरी बिल्कुल सॉरी, वापस बोल देता हूँ मैं। emits light of frequency, सोचने दो मेरे को, डेटा सेट कर रहा हूँ पहले मैं ना। लिखो 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 15 2 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स emits light of frequency 2 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स। लिख दिया आपने। कैलकुलेट emitted photons per second। कैलकुलेट emitted photons per second। चलो बताओ, फटाफट बताओ।
25 इंटू 10 की पावर 10, अलग अलग आंसर दे रहे हो सब आप लोग यार, मैच नहीं हो रहा आंसर आप लोगों का। चलिए ठीक है, जो भी है कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। इधर देखो आप लोग। अच्छा पहले तो बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में पावर कितनी दे रखी है आपको? पावर 100 वाट। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको? 2 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अरे ये गिवन है ना, देखें आप लोग। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 5 × 10⁻24 पी। अच्छा लेमडा की जगह क्या लिखते हैं? C/न्यू। लेमडा की जगह C/न्यू रख सकता है ना भाई? पिछले क्वेश्चन में लेमडा गिवन था तो वो रख दिया, इस बार लेमडा गिवन नहीं, म्यू गिवन है, तो लेमडा की जगह रख दिया मैंने C/न्यू, बस वैल्यू रख दो। देखे बेटा 5 × 10⁻24, बोलो पावर की जगह कितना? 100। सी की जगह बोलो कितना आएगा? 3 × 10⁸ हो गया। और फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 2 × 10⁻15। अब जो कट रहा पिट रहा है वो काट दो फटाफट से। क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? रुको अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो 5 × 3, तो ये तो आप लिख दो 15/2, बाकी पावर एक साथ लिख दो 24, 26 और ये 34। 34 ऊपर और 15 नीचे, तो 10⁻19 रह गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻19। आंसर खत्म। 7.5 × 10⁻19। कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं? 7.5 × 10⁻19 फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ लो आप। नहीं है ना? अगला सवाल। देखो मन में कोई सवाल है तो पूछ लो पहले उसको। हाँ बोल बेटा। वही तो है, ये उसी में तो वैल्यू डाल के लाए हैं अपन इस फॉर्मूला को। ये काम में लेना चाहिए कि डायरेक्ट पावर बराबर NH न्यू ले ले, आंसर वही आएगा। अरे ये वो तो कैलकुलेशन में गलती कर रही है फिर, अगर नहीं आ रहा तो। ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? वहीं से तो आ रहा है, तो उसी में तो मैंने H और C की वैल्यू डाल के फॉर्मूला लेकर आया। तो आंसर अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहे हैं। दोबारा करके चेक कर लो, आ जाएगा आंसर भाई। ठीक है ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट लिखो। लिखे पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट and wavelength is 400 nanometer. Power of bulb is 100 watt and wavelength is 400 nanometer. Wavelength is 400 nanometer. ठीक है? If efficiency of the bulb is 50%, if the efficiency of the bulb is 50%, find how many photons are emitted in 10 hours. Find how many photons are emitted in 10 hours. चलो सॉल्व कर दो फटाफट से। कितना बेटा? 10⁻20। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर? ये फाइनल आंसर है? ये बीच की स्टेप है, फाइनल आंसर नहीं है ये। थर्टी सिक्स इंटू 10⁻23।
चेक करना पड़ेगा पावर तुम्हारे को। चलिए इधर देखो आप एक बार, 36 इंटू 10 की पावर 23। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, टाइम ओवर। बोर्ड पे देखें सब लोग, अब हो चुका टाइम, सफिशिएंट टाइम दे चुका मैं। एक बार बोर्ड पे देख ले, ठीक है, हुआ है या नहीं हुआ है, छोड़ दो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप तो बस पूरा फोकस, पूरा टेंशन अब आप अपना बोर्ड की तरफ रखेंगे। तैयार है क्या सब लोग? पूरा फोकस बोर्ड की तरफ रखेंगे अब। चलिए तो देखा बेटा, ध्यान से सुने, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले उसको समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। आपका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक बल्ब की पावर दे रही है 100 वाट। सुनो, लिखते चलो पहले जो क्वेश्चन दे रखा है आपको। बल्ब का जो पावर है ना वो 100 वाट आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और ये भी बोल रखा है कि जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। तो जो वेवलेंथ है वो बोलो कितनी है, 400 नैनोमीटर। लेकिन यार इस क्वेश्चन ने एक बात बोल दी कि एफिशिएंसी जो है वो 50% है। अच्छा यार, एफिशिएंसी 50% बोलने का मतलब पता है क्या हुआ? बल्ब आपका 100 वाट का तो है, लेकिन उसका काम 50 वाट की तरह है। मतलब इफेक्टिव पावर जो बल्ब से मिल रही है वो 100 वाट नहीं मिल रही। इफेक्टिव पावर जो बल्ब की है वो कितनी है, 50 वाट। तो बताइए क्या बल्ब की इफेक्टिव पावर निकाल दोगे क्या? तो बताइए जो इफेक्टिव पावर होगी ना बल्ब की, तो इफेक्टिव पावर बोलो क्या होगा, 50% ऑफ 100 वाट। और 50% ऑफ 100 वाट को अगर देखोगे तो 50 वाट ही आएगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बताइए, जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला लिखोगे ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बोलो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के लिए बोलो फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, 5 × 10⁻²4। अच्छा, पी कौन सा लोगे, बल्ब का कि इफेक्टिव? पी वो लोगे जो इफेक्टिव है, हमेशा याद रखना। तो इफेक्टिव पावर लेके अपने को इसमें सोल्व करना है। तो देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर आप निकालोगे तो 5 × 10⁻²4। अच्छा, इफेक्टिव बोलो कितना, 50। और जो वेवलेंथ है बोलो कितना होगा, 400। और नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻9। क्लियर है? अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये 25 × 100 हो गया, 10⁻², 10⁻, यहां से स्टार्ट करो, 10⁻26, 27, 27 एंड 29, तो 10⁻20। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड आया। मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर्स पूछा है, क्या पूछा है ना? अच्छा बताओ, 10 आवर्स का मतलब क्या होता है? 10 आवर्स को पहले, 10 आवर्स को पहले उसमें बदलो, या सीधा 3600 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या 10 आवर्स का मतलब क्या, बोलो इतने सेकंड हो गया ना, 1 आवर 3600 सेकेंड। तो 10 आवर का मतलब हो जाएगा 10 × 10 बोलो क्लियर है? अपने को नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर्स ही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर्स। क्या करें, मल्टीप्लाई की डिवाइड? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 आवर्स। तो ये आ गया आपका 1 सेकंड का, और इतने सेकंड्स में आपको चाहिए, तो 10 × 3600। आप अगर इसको सोल्व करेंगे ना, 3 4 और 24, 3.6 इंटू 24, ये आंसर हो गया आपका। 3.6 इंटू 24 फोटॉन्स पर सेकंड एमिट होंगे, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻24 फोटॉन्स 10 आवर्स के अंदर एमिट होंगे। क्या ये मामला क्लियर है? किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी नहीं है? श्योर है आप लोग? चलो ठीक है, कितने पॉइंट हो चुके ना, 5। फोटोन थ्योरी की बात हो रही है ना। अरे पहला एनर्जी, सेकंड था मास, थर्ड था मोमेंटम, फोर्थ इंटेंसिटी, और 5 पावर, 6। पॉइंट नंबर 6 आप इसमें लिखेंगे, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। अच्छा, फोर्स आप निकालना जानते हैं, क्या होता है फोर्स? बस होता है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखिएगा आप लोग, सब लोग इधर देखेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से सुनेंगे आप लोग अब, कोई बात नहीं, बोर्ड पे देख लें, पूरा फोकस, पूरा टेंशन आपका बोर्ड की तरफ रखेंगे। अब आप तैयार हैं सब लोग?
अच्छा जैसे मान लो ये मेरे पास सपोज कोई सरफेस है, सपोज करेगी ये मेरे पास कोई सरफेस हो गई, ठीक है, और मैं एक लाइट को सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा हूं, एक लाइट को मैं क्या कर रहा हूं, सरफेस के मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं। मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, चेंज नहीं हो रही, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। मोनोक्रोमेटिक का लाइट मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट या एक ही वेवलेंथ वाली लाइट है, उसको मैं सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर इंसिडेंस की बात हो रही है, किसी एंगल पर इंसिडेंस भी होता है बट वो अपने यहाँ पर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर इंसिडेंस के बारे में बात हो रही है। तो मैं कोई लाइट है मान लो, उसको मैं सरफेस पर मान लीजिए कि इंसिडेंट करता हूँ, और ये लाइट का जो वेवलेंथ है मान लीजिए कि लेमडा है। एक लेमडा वेवलेंथ वाली लाइट को मैंने सरफेस पर क्या किया, परपेंडिकुलर मान लीजिए इंसिडेंट किया, और मैं मान लेता हूं कि टी टाइम में एन फोटोन इंसिडेंट कर रहा है। टी टाइम में मान लो कितने फोटोन इंसिडेंट हुए, लेट एन फोटॉन्स इन टी टाइम, ऐसा मैंने मान लिया, लेट एन फोटॉन्स इन टी टाइम, ऐसा मैं कंसिडर यहां पर करके चल रहा हूं कि एक लाइट को मैंने सरफेस पर इंसिडेंट किया और टी टाइम में कितने फोटोन इंसिडेंट किए, एन फोटोन मैंने यहाँ पर टी टाइम के अंदर इस सरफेस पर इंसिडेंट कर दिया। बोलो मामला क्लियर है। देखो ये टी टाइम एन फोटोन आपने यहाँ पर इंसिडेंट करवा दी। तो अब एक बात बताइए, एक फोटोन का मोमेंटम अगर मैं लिख दूं, तो एक फोटोन का मोमेंटम क्या लिख दोगे आप, एच बाई लेमडा लिख दो, एच न्यू बाई सी लिख दो, ई बाई सी लिख दो, तीनों फॉर्मूला है फोटोन का मोमेंटम लिखने के। जैसे अगर मैं मान लिया फोटोन की एनर्जी दे दूं तो मोमेंटम को लिख देना ई बाई सी, मैं वेवलेंथ अगर दे दूं एच बाई लेमडा, मैं अगर फ्रीक्वेंसी दे दूं तो एच न्यू बाई एच, अरे यार याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला, मोमेंटम दे दो तो फॉर्मूला लिख देना एच न्यू बाई सी। मैं मान लेता हूं कि हर एक फोटोन का मोमेंटम सॉरी वेवलेंथ है लाइट की लेमडा, और लाइट की वेवलेंथ है लेमडा, तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, एच बाई लेमडा। ये सारे फोटोन का कि एक फोटोन का, और सारे फोटोन का वेवलेंथ सेम है तो हर एक का मोमेंटम भी सेम है ना, और सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मोमेंटम सेम और सब एक ही डायरेक्शन में है, तो बोलो सारे वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो बताइए सभी फोटोन्स का मोमेंटम मिलाकर मैं P1 मान लेता हूं, और बोलो दिस P1 विल बी एन एच बाई लेमडा। तो एक लाइट ली और लाइट को मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर में इंसिडेंट कर दिया। बोलो क्लियर है। अब यहां पर अपन दो केस लेंगे, सबसे पहले बात कर रहा हूं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 पर, केस नंबर 1 ये है कि आपका जो सरफेस है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है। कैसा सरफेस है, अच्छा परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस हुआ तो क्या होगा, जो भी फोटोन इंसिडेंट किए क्या सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये दिस इज सिमिलर टू रीबाउंडिंग केस, एनएलएम। बॉल जब जा रही थी तो एमवी, वापस आ रही थी तो माइनस एमवी, चेंज इन मोमेंटम टू एमवी, बस वही वाली चीज है और कुछ नहीं। तो जाते समय का मोमेंटम एन एच बाई लेमडा, आते समय का मोमेंटम, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, खत्म, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अपन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो पहले मोमेंटम में चेंज कितना हुआ वो निकाल लेंगे एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर लेंगे, तो बोलो क्या फोर्स आ जाएगा। तो इस रेडिएशन के इंसिडेंट होने से, इस लाइट के इंसिडेंट होने से जो सरफेस पर फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स। जब आप किसी लाइट को, जब आप किसी रेडिएशन को सरफेस पर इंसिडेंट करोगे तो वो लाइट, वो रेडिएशन क्या करेगी, सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इस सरफेस के, इस लाइट के द्वारा सरफेस पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है दैट फोर्स इज कॉल्ड, और फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। खत्म बात। अरे ये तो करोगे ना। तो लेट एन फोटोन इंसिडेंट इन टी टाइम, केस 1 अभी लिख देना इसमें कि इफ सरफेस इज परफेक्टली, सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग। बोलो क्लियर है ना। तो बताइए अच्छा आते समय का मोमेंटम बोलो क्या होगा, बोलो आते समय का मोमेंटम माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूं समझ में आ गया ना। वो साइन कन्वेंशन लिखते हैं आप उधर काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं तब, तो उधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो उधर का मोमेंटम अगर एन एच बाई लेमडा था तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम माइनस एन एच बाई लेमडा। बोलो यही होगा ना। तो बोलो सबसे पहले तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, बोलो चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। चेंज इन मोमेंटम, तो बोलो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं तो सीधा, साइन के लफड़े नीचे मेरे को, क्या डायरेक्ट लिख दोगे क्या, या ऐसे लिखो माइनस एन एच बाई लेमडा माइनस एन एच बाई लेमडा इक्वल टू, डायरेक्ट टाइम खराब क्यों करे, डायरेक्ट लिख दो ना। तो बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना, 2nh अपॉन में लैम्डा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। बोलो मामला क्लियर है। अच्छा फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं तो बोलो फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा बोलो ये कितना हो गया, 2
NH बाई लेमडा डिवाइडेड बाई टी। क्या बोलो, ये हो गया ना? अच्छा, और भी देखो, ये जो N बाई टी है ना, इसको ना मैं स्मॉल n लिख देता हूँ, स्मॉल n लिख दो। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बोलो क्या बन गया, 2NH अपॉन में लेमडा। क्या बोलो, ऐसा कर दो, 2NH अपॉन में लेमडा। अच्छा, अब क्या करें बताओ आप, बताओ। अब एक काम करें थोड़ा सा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है क्या आपके? वो पावर वाले फॉर्मूला लिखाए थे मैंने, याद है? बोलो, पावर वाला फॉर्मूला क्या था, NH न्यू या फिर NHC बाई लेमडा। बोलो, क्लियर है ना? तो देखो, मैं यहाँ पर पावर लाने के लिए एक काम करता हूँ, इधर C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड कर देता हूँ। कर दो, C से मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, C से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, दिस टर्म इज मोमेंटम या पावर। क्या बोलो, ये टर्म पावर बन गई ना? और ये टर्म अगर पावर बन गई है तो बता बेटा, फोर्स का जो फॉर्मूला निकलेगा, बोलो वो क्या बनेगा, 2P/C। तो सरफेस पर जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज 2P/C। EMW में लिखा होगा सर ने, EMW में आपने रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला लिखा होगा, फोर्स दो केस लिए होंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग में 2P/C। कहां से आ रहा है मैंने बता दिया, लेकिन जानने की जरूरत नहीं कहां से आ रहा है, याद रखना है डायरेक्ट आपको। मतलब आज के बाद मैं पूछूंगा भी नहीं और आपको बताना भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है बस डायरेक्ट फोर्स का। अगर एक लाइट को परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे सरफेस के, और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रहेगी, तो उस सरफेस पर लगने वाला फोर्स कितना रहेगा, 2P/C। बोलो, क्या सरफेस पर लगने वाला फोर्स रहेगा? तो 2P/C जो है फोर्स सरफेस पर आपका लगेगा। अच्छा, अगर मुझे प्रेशर अगर निकालना है सरफेस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो बोलो, क्या सरफेस पर लगने वाला प्रेशर निकाल सकता है? बोलो, प्रेशर का मतलब होगा फोर्स अपॉन में एरिया। बोलो, यही होगा ना? तो बताइए बेटा, फोर्स तो कितना हो गया, 2P/C डिवाइडेड बाई एरिया। अच्छा, तो ये, अच्छा, ये पावर अपॉन एरिया की इंटेंसिटी हो गया ना, तो ये हो गया 2I/C। तो अगर सरफेस पर लगने वाला प्रेशर अगर पूछेंगे तो 2I/C, फोर्स अगर पूछेंगे तो 2P/C। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट इसमें? पक्का नहीं है ना? चलो देखो, ये तो था आपका केस नंबर 1। चलो केस नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, इफ सरफेस इज परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, इफ सरफेस इज परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। चलो उस वाले केस पर अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सरफेस है आपके पास, ठीक है ना, ये सरफेस हो गई आपके पास, ठीक है, और वही वापस लाइट इंसिडेंट कर रहे हो आप, है ना, और वही लैम्डा वेवलेंथ की लाइट है। तो बताइए, इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम बोलो क्या हो जाएगा, NH बाई लैम्डा। अच्छा, लाइट कंप्लीट एब्जॉर्ब कर ली सारी की सारी, और सारी लाइट अगर एब्जॉर्ब होगी तो कोई फोटोन रिफ्लेक्ट होगा क्या? एक भी फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और कोई फोटोन अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो बोलो, रिफ्लेक्टेड फोटोन्स का मोमेंटम क्या लेंगे, जीरो। क्योंकि जो भी लाइट आपने इंसिडेंट करी थी, क्या सारी की सारी लाइट सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब हो गई? तो सारी लाइट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो बोलो, रिफ्लेक्टेड फोटोन्स का मोमेंटम कितना, जीरो। बोलो, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं चेंज इन मोमेंटम अगर निकालता हूँ, तो क्या निकाल दोगे क्या? बोलो, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बोलो, चेंज इन मोमेंटम सीधा डेल्टा पी की बात करें, बोलो कितना होगा, NH अपॉन लैम्डा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए फोर्स की बात करते हैं सीधा। बोलो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये फोर्स हो जाएगा। डेल्टा पी कितना हो गया, NH अपॉन लैम्डा डिवाइड बाई टी। अच्छा, ये N/T को स्मॉल n लिख दो ना मैं, तो ये आपके पास बोलो क्या हो जाएगा, स्मॉल n NH बाई लैम्डा। फिर से वही, C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये पावर हो गया ना, और ये पावर हो गई, तो बताओ बेटा, सरफेस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, P/C। ये तो सरफेस पर फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सरफेस पर अगर प्रेशर निकालना है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चाहो तो आप निकाल के देख लेना, I/C आएगा। तो सरफेस पर लगने वाला प्रेशर कितना आएगा, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपने EMW में भी लिखे होंगे। दो केस लिए होंगे, सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग और परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो 2P/C फोर्स होगा, और एब्जॉर्बिंग सरफेस से तो P/C। और उसी तरह से आपने यहाँ पर प्रेशर के फॉर्मूला भी लिखे होंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस केस में फॉर्मूला 2I/C, और परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो I/C। बोलो, मामला क्लियर है ना? चलो ठीक है। देखो, ये तो दो तरह की सरफेस पर अपन ने बात करी है, लेकिन मान लीजिए, ध्यान तो सुन लो पहले मेरी बात। मान लीजिए
आपकी सरफेस अगर ऐसी है, जैसे मान लीजिए आपने लाइट इंसिडेंट करी, मैं यहाँ पर दो केस लेके चल रहा हूँ, या तो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी या पूरी लाइट एब्जॉर्ब होगी। जैसे मान लीजिए मामला ऐसा है, आपने जो लाइट इंसिडेंट करी, सपोज आधी 50% एब्जॉर्ब होगी, 50% रिफ्लेक्ट होगी, या मान लीजिए 30% रिफ्लेक्ट होगी, बाकी 70 एब्जॉर्ब होगी, या उल्टा कर लो कि 70 रिफ्लेक्ट होगी और 30 एब्जॉर्ब होगी। तो उस केस में फोर्स और प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वो भी लिख देता हूं मैं इधर। देखो आप लोग, ये तो दो केस में तो लिख ही दिया ना मैंने। देखो पहली बात तो देखो, अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना है ना, फोर्स का फॉर्मूला अगर लिखना है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंसिडेंट प्लस पी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई सी। अच्छा, अगर प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, प्रेशर का फॉर्मूला अगर लिखना है तो आई इंसिडेंट प्लस आई रिफ्लेक्टेड अपॉन में सी। अच्छा, पी आई का मतलब इंसिडेंट पावर, पी आर का मतलब रिफ्लेक्टेड पावर, आई आई का मतलब इंसिडेंट इंटेंसिटी, आई आर का मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी। बोलो क्लियर है ना। पता है ये वाला फॉर्मूला ना इन केसेस में भी लगाया जा सकता है। जैसे इधर देखो, जैसे ये वाला केस आप देखो, सरफेस मान लीजिए आपके परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, सपोज लाइट जो आ रही है मान लीजिए इसके पावर पी है, लाइट इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट का पावर कितना है, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप एक बार बताओ ना, जितने फोटोन्स आए थे, जितनी वेवलेंथ के साथ आए थे, क्या उतने फोटोन उतनी वेवलेंथ के साथ लौट जाएंगे? तो जितनी पावर लाइट की इंसिडेंट होते समय थी, उतनी ही पावर लाइट की रिफ्लेक्ट होते समय। तो अगर इंसिडेंट पी तो रिफ्लेक्ट भी पी। तो देखो, इंसिडेंट को पी लोगे तो रिफ्लेक्ट को भी पी, तो पी प्लस पी 2p, आंसर इज 2p बाई सी। अच्छा बताओ इस वाले केस में क्या होगा, लाइट इंसिडेंट तो कर रही है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो अगर इंसिडेंट लाइट अगर पी पावर की है तो लाइट को रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहना, तो बोलो रिफ्लेक्टेड लाइट का पावर कितना। तो इंसिडेंट पावर को तो पी लिख दोगे आप, और रिफ्लेक्टेड को 0 डिवाइड बाई सी, तो पी बाई सी। और ये चीज आप इसमें प्रेशर में लगा सकते हो। अब देखो ये फॉर्मूला लिखने के बाद कोई डेरिवेशन डेरिवेशन कोई काम की नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला काम में लेते हो। इधर देखो और भी, अब जैसे मान लीजिए ये दो केस के बारे में तो बात कर ली ना मैंने। मान लीजिए अपना केस तो वो वाला है जिसमें मैं आपसे बोलता हूँ कि जो आपकी सरफेस है वो 50% लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और 50% एब्जॉर्ब कर रही है। उस केस में भी आप मुझे फोर्स निकाल के दे सकते हो, क्या निकाल दोगे? चलो आ जाओ उस पर बात करते देखिए। जैसे मान लो ये सरफेस है, सपोज मेरे पास ये सरफेस है, लाइट इंसिडेंट करी मैंने, लाइट जब इंसिडेंट करी तो पावर कितनी है पी। अब इस लाइट की 50% एब्जॉर्ब कर दी सरफेस ने, तो एब्जॉर्ब कितनी हो गई पी बाई 2। रिफ्लेक्ट क्या होगी, बोलो क्या रिफ्लेक्ट उस केस में पी बाई 2 होगी। आ जाओ फॉर्मूला पर, तो इंसिडेंट होगा पी, रिफ्लेक्ट पी बाई 2 डिवाइड बाई सी, तो 3p/2c, आंसर खत्म। मैं कोई सा भी केस बना सकता हूँ, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि 40 एब्जॉर्ब हो रही है, 60 रिफ्लेक्ट हो रही है। उल्टा बोल सकता हूँ जैसे 70 रिफ्लेक्ट हो रही है और 30 एब्जॉर्ब हो रही है। क्या उस केस में भी आप पावर और प्रेशर का फॉर्मूला बना सकते हो? तो आप किसी भी केस के लिए फॉर्मूला ये वाला तो किसी भी केस के लिए लगती है। अच्छा लेकिन याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना केवल परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए, और वैसे भी ना बाकी इंसिडेंस तो अपने सिलेबस में भी नहीं, तो बात ही क्यों करें। जैसे थीटा एंगल आपके वहां पर था ना, जैसे एक बार तो बॉल रिबाउंड हो रही है, जाते समय एम बी, आते समय माइनस एम बी, फिर एक बार सर ने ऐसे ऐसे करा होगा, ये थीटा एंगल पर आ रही है, ये बॉल थीटा पर आ रही है, और ये वापस ऐसे थीटा से जा रही है। तो यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो 2mv cos थीटा। हाँ ये केस भी अपने यहाँ पर होता है, लेकिन वो केस अपने नहीं है तो अपन बात ही नहीं करेंगे। अपने तो केवल परपेंडिकुलर इंसिडेंस होने की बात हो रही है। क्लियर है? लिख दो फटाफट से। हाँ केस वन का नाम क्या लिखना है, ये केस वन केस टू मत लिखना, इनको नाम भी लिखना। केस वन का मतलब है इफ सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, केस टू में लिखना है सरफेस इज परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। फटाफट लिख दो जितनी जल्दी हो।
लिख दिया ना आपने? ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोग। फटाफट से लिख दो इसको, इतना टाइम रुकने वाला नहीं हूं मैं, पहले बोल देता हूँ। क्वेश्चन लिखें, जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखें। अरे तुम्हारे हमेशा से ये नाटक है यार। लिखिए आप लोग, एनर्जी फ्लक्स energy flux of light is energy flux of light is 25 into 10 की पावर 4. Energy flux of light is 25 into 10 की पावर 4 watt per meter square. Energy flux of light is 25 into 10 की पावर 4 watt per meter square. Is incident perpendicular to perfect reflecting surface. Incident perpendicular to perfect reflecting surface of area 15 centimeter square. Incident perpendicular to perfect reflecting surface of area 15 centimeter square. Calculate force exerted on the surface. Calculate force exerted on the surface. बताइए। बताइए क्या? 25 इंटू, हाँ ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक है, तो देखो बेटा क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, पहले तो वो समझ लो आप लोग, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें इंटेंसिटी दे रखी है। एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी तो होता है ना। बोलो इंटेंसिटी कितनी दे रखी है इसने? 25 इंटू 10 की पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा देखो, सरफेस का एरिया भी गिवन है। बोलो सरफेस का एरिया बोलो कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अपने एरिया मीटर स्क्वायर में चलता है। यही कन्वर्ट कर लो इसको, तो 15 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये सरफेस का एरिया हो जाएगा। अच्छा, सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो बताइए बेटा फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होगा 2p/c। अच्छा, पावर नहीं इंटेंसिटी मेरे पास, तो पावर इज इक्वल टू होता है आई ए। पावर क्या आई ए होता है ना, तो 2IA डिवाइड बाई सी, तो ये मेरे पास फोर्स हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करनी है आपको, तो बोलो ये हो जाएगा 2। इंटेंसिटी क्या लेंगे आप? 25 इंटू 10 की पावर 4। एरिया क्या लोगे आप? 15 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितनी बार है? 5 बार। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो फोर्स आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन।
ये फोर्स हो गया। क्लियर है? देखो कितना सिंपल चैप्टर चल रहा है, सिंपल नहीं लग रहा क्या अभी तक? और ये ऐसे ही निकल जाएगा पूरा चैप्टर, पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब खत्म हो गया आपका। ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स ऐसे चलने वाला है। अगला सवाल बोलो। देखिए लिखे a light source of power 100 watt, a light source of power 100 watt, light source of power 100 watt is placed at the center, light source of power 100 watt is placed at the center of, is placed at the center of Blake sphere, placed at the center of Blake sphere, काला गोला, placed at the center of Blake sphere of radius 1 meter, Blake sphere of radius 1 meter. ठीक है? Calculate pressure experienced by the wall of sphere. Calculate pressure experienced by the wall of the sphere. क्वेश्चन इमेजिन कर पा रहे हो क्या? एक ब्लैक कलर का स्फेयर है, उसके सेंटर पर एक लाइट सोर्स है, पावर 100 वाट उसकी है, और उस स्फेयर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। आपको ये बताना है कि इस स्फेयर का जो वॉल है, स्फेयर की जो वॉल्स है, वो कितना प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही है, ये बताना है। इंटू 10⁻⁸ पास्कल प्रेशर है, तो पास्कल पे जाएगी यूनिट इसकी। अच्छा देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन है क्या क्या हिंट अपने को मिल रहा है पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि ब्लैक स्फेयर है, इसका मतलब है परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस हो गई। आपने हीट एंड थर्मो में पढ़ रखा होगा ना, थर्मल फिजिक्स में, कि ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बिंग बॉडी होती है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है, बोलो। सबसे पहले तो बात हो रही है ब्लैक स्फेयर के बारे में। अच्छा, ब्लैक स्फेयर के बारे में, इसका मतलब बोलो कैसी सरफेस है? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो गई है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ब्लैक स्फेयर है मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? पहले तो बताओ। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस आपके पास है, ये बात यहां से अपने को समझ में आ जा रही है। ठीक है, अब बताइए प्रेशर की बात हो रही है ना, तो बोल बेटा प्रेशर की अगर बात हो रही है, बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या लेते हैं आप? प्रेशर का फॉर्मूला लेते हैं आप I/C, और I का मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन में एरिया। तो पावर अपॉन में एरिया इंटू सी। पावर तो 100 आ जाएगी, सी आप जानते ही हो, एरिया क्या लोगे आप? तो देखो मामला को जैसा, इधर देखो आप, ये तो एक ब्लैक स्फेयर हो गया, देखो ये तो क्या हो गया बेटा? ब्लैक स्फेयर।
अरे बोलो ब्लैक स्फीयर हो गया ना, और इसके सेंटर में एक बल्ब रखा हुआ है, ऐसे समझो एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, और ये लाइट सोर्स से लाइट एमिट कर रहा है, देखो इस तरह से, ये लाइट सोर्स से लाइट एमिट कर रहा है, अरे लाइट एमिट कर रहा है ना, तो इससे जो लाइट एमिट होगी, तो बताओ ये लाइट किससे टकराएगी, इस स्फीयर की वॉल से टकराएगी, तो इस स्फीयर की वॉल से जब ये हिट करेंगे तो बताओ कितने एरिया पर लाइट टकरा रही है, क्या वो एरिया लोगे यहाँ पर, बताओ इस स्फीयर का जो एरिया लेंगे ना, अगर इस स्फीयर की रेडियस को अगर मैं आर कंसिडर अगर कर लेता हूँ, तो बोलो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितने लोगे, 1 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है, तो बताइए एरिया की जगह बोलो मैं क्या लिख दूं, एरिया, बोलो इस स्फीयर का एरिया बोलो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाई सी, बस हो गया काम, वैल्यू पुट कर दो अब तो, बोलो पावर की जगह बोलो कितना हो जाएगा 100, बोलो 4 पाई r की जगह कितना 1, और c की जगह आ जाएगा 3 × 10⁸ आ गया ना। चलो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 25, तो 25/3 पाई इंटू, सही कर रहा हूं ना मैं, 25/3 पाई इंटू 10⁻⁻8, और ये 3 पाई कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी 25 या 2.5 या 2.5 से ज्यादा, थोड़ी ज्यादा आएगी, ये आपका 9.42 हो रहा है, तो 2.5 से अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर आप करोगे तो इसको कर दो 2.6 इंटू 10⁻⁻8 पास्कल, ये प्रेशर हो गया बेटा, 2.6 इंटू 10⁻⁻8 पास्कल, आंसर खत्म। कर पाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन, क्या अटक जाओगे, भरोसा कर सकता हूँ, श्योर, चलो ठीक है, फिर कुछ नई चीज सिखाते हैं अब आपको, इसको तो कर लोगे आप, ये हटा दो ना, ठीक है भाई, बोर्ड पे देखिएगा आप सब लोग, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, और ये बात इस पूरे चैप्टर में आगे तक काम आएगी, अब ध्यान से सुनना और समझना आप लोग, है ना। एक बार सब लोग इधर देखिएगा, पूरा फोकस पूरा अटेंशन आप सभी का बोर्ड की ओर होना चाहिए। अच्छा जैसे मान लो, सपोज करो कि ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये मेरे पास कोई मेटल है, अच्छा, और आप इस पर लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, मान लो मेटल पर क्या इंसिडेंट कर रहे हो, तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट कर दी सपोज आपने मेटल पर, ये एक मेटल है जिस पर आपने ये लाइट इंसिडेंट करवा दी, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, और किस पर इंसिडेंट हो रही है, इस मेटल पर, एक मेटल है जिस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हो। अच्छा इसका जो वर्क फंक्शन है मान लीजिए कि वो 5 नॉट है, इसका वर्क फंक्शन कितना मान लो, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो मैंने अपनी तरफ से 5 नॉट मान लिया, अब 5 नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी 5 नॉट की वैल्यू हो सकती है, बोलो क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर जो लाइट आ रही है, ये लाइट जब सरफेस एब्जॉर्ब करेगी तो बताओ किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, फोटोन की फॉर्म में। अच्छा फोटोन की एनर्जी मान लीजिए कि ई फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी है, ई फोटोन। अच्छा एक ही एनर्जी के फोटोन होंगे, अलग अलग एनर्जी के, एक ही, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, तो हर एक फोटोन के लिए मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स है या चेंज है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो बोलो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट तो फोटोन की एनर्जी भी कांस्टेंट, तो हर फोटोन सेम एनर्जी का होगा, जैसे अगर इस लाइट के अंदर एक फोटोन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो जितने भी फोटोन होंगे हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी रहेगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट रही तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स रहेंगे, कोई फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का, कोई 8 का, अलग अलग एनर्जी के फोटोन रहेंगे, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, तो जितने भी फोटोन्स होंगे हर फोटोन की एनर्जी बराबर रहेगी, अगर एक के 5 है तो बाकी सबकी 5, एक की अगर 3 है तो बाकी सबकी 3, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेने का ये मतलब हो, तो सारे फोटोन इक्वल एनर्जी के रहेंगे अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो, और अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो इस लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले फोटोन्स होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लाइट फॉल करी, हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझ लेना, ठीक है ना। अच्छा ये वर्क फंक्शन हो गया, अब मैं कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ जैसे अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मेटल का वर्क फंक्शन है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझाने के लिए मैंने बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, वर्क फंक्शन कितना है मान लो, और फोटोन की एनर्जी रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और आपने लाइट इंसिडेंट करवा दी सरफेस पर, बताओ क्या होगा? जो लाइट आएगी वो लाइट के इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट करवा पाएगी? अच्छा, जैसे मैं बोलता हूँ कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे मैं बोलता हूँ कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उतनी एनर्जी अगर आप दोगे इलेक्ट्रॉन्स को तब जाकर निकलने के बारे में बात होगी, उससे कम एनर्जी पर निकलने की बात नहीं होगी। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉन से मतलब ये जो लाइट गिरवा रहे हो उसके फोटोन की एनर्जी रख रहे हो 1 और वर्क फंक्शन आपका चल रहा है 2, तो बताओ क्या ये लाइट कभी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकती है? ये लाइट इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करवा सकती। तो बताइए यार, इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? कि फोटोन की एनर्जी एटलीस्ट वर्क फंक्शन के बराबर हो। फोटोन की एनर्जी एटलीस्ट किसके बराबर हो? इफ फोटोन की एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन देन नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट and no electron emission, that means no photoelectric effect occur. For electron emission, energy of photon should be equal to or more than work function. बोलो मामला क्लियर है? कितने बच्चे मेरी बात को समझे और कितने नहीं समझे? बताओ, नहीं समझे कितने बच्चे से? क्या बात समझ गए? तो यहां पर अगर मैं इस कंडीशन को अगर ऐसे लिखूं, इफ ई फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है? ये सब बातें काम में लूंगा मैं, फिर बता रहा हूं आपको। समझो, इस बात को समझो, जो मैथमेटिकली लिखी आप उस बात को अपने मन में समझो। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रह गई, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर। ठीक है, इतना लिख दिया बहुत। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर मैं कंडीशन दे रहा हूं इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन इक्वल टू 5 नॉट, मतलब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या फिर उससे ज्यादा है, तो बताइए इस केस में क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होगा? तो बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या बात समझे? क्या श्योर है आप लोग? चलो अब इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करते हैं। आ जाओ इधर, देखो अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसके। जैसे मान लीजिए कि वर्क फंक्शन आपका, इधर लो, देखो आप आराम से समझो। जैसे मान लीजिए कि ये वर्क फंक्शन है और सपोज वर्क फंक्शन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन कितना है? और आप जो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो ना, और फोटोन की एनर्जी मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताइए फटाफट बोलो क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन एमिशन आराम से हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, या कभी नहीं हो पाएगा? चलो तो क्या करें मुझे अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना है तो? इलेक्ट्रॉन, अच्छा वर्क फंक्शन बढ़ा दो, कम करवा दो। अरे वर्क फंक्शन, ये क्या हमारे हाथ की बात है क्या भाई? मतलब वर्क फंक्शन मेरे बोलने से तय होता है क्या? मैं ज्यादा से ज्यादा सोर्स बदल सकता हूँ। मेरे हाथ में लाइट बदलना है, मतलब लाइट का सोर्स बदलना मेरे हाथ में, मेटल का वर्क फंक्शन बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मेटल तो जो है वो वही है, या तो मेटल बदल दो फिर आप, मैं वो भी नहीं बदलना चाह रहा, तो मेरे पास एक ही तरीका है, लाइट सोर्स को बदलना। अच्छा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स लाऊं या कम फ्रीक्वेंसी का? ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स लाऊं? अच्छा, यहाँ पर फोटोन की एनर्जी कम है, फोटोन की एनर्जी 1 है, और मुझे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन चाहिए, कम से कम। ज्यादा को तो अच्छी बात है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का फोटोन नहीं चलेगा। तो फोटोन की एनर्जी अभी हमारे पास कितनी है? 1। मुझे चाहिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। तो बताइए मुझे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स है कम फ्रीक्वेंसी का सोर्स? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एक काम कर दिया, मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स लिया, और सपोज करिए कि फोटोन की एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? तो फोटोन आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर, और वो इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन को। बोलो इलेक्ट्रॉन को जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई क्या? अब इलेक्ट्रॉन इस मेटल से आजाद हो जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा? इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितना चाहिए था उतना मिल गया। भाई ये वो कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, वो ये एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिमांड दोगे थे, आपने उस डिमांड को पूरी कर दिया, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे आराम से हो जाएगा ना। अच्छा, मान लीजिए आपने एनर्जी दे दी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे डिमांड इसकी दोगे तो आपने बोला कि 4 ले लो। ये तो वही वाली बात है ना। आपको जैसे मान लीजिए आपके स्कूल वालों ने, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे मामला आपका नोटबुक है, आपको नोटबुक लेके आना है, 50 रुपए चाहिए। आपने घर वाले से बोला कि मेरे को 50 रुपए दे दो, घर वालों ने आपको एग्जैक्टली 50 रुपए दे दी।
कुछ नहीं, आप मार्केट जाओगे, नोटबुक लोगे और वापस घर पे आ जाओगे और सोचते रहोगे यार थोड़े से और दे देते तो क्या बिगड़ जाता है इनका। लेकिन मान लीजिए आपको नोटबुक के लिए 50 रुपए चाहिए और आपको घर वालों ने बोला कि ठीक है ले जा, आप 500 तो नहीं, 100 रुपए दे दिए मान लो, तो क्या होगा? क्या क्या क्या? अच्छा अच्छा, पहले खाओगे कि बाद में खाओगे? हो सकता है नोटबुक ही घर पे नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना। खाने पीने में पता चले, खाने पीने के बाद बिल पूछा कितना, बोला 80 रुपए, गई नोटबुक। 50 रुपए चाहिए नोटबुक लाने के लिए। हो सकता है ये जो बातें, कोई भी टाइम पास नहीं, हर एक बात को मैं भी समझाने में काम में लेने वाला हूँ मैं। ये कभी टाइम पास तो करता ही नहीं मैं क्लास में, कभी किया आज तक मैंने? खड़ी हो, तो खड़ी हो, पहले खड़ी हो। कब किया मैंने, बता पहले टाइम पास। चलो काम की बात सुने आप लोग, अगर एग्जाम्पल भी ले रहा हूं तो वो क्वेश्चनों को जब भी समझाने के काम में लूंगा मैं। इधर देखो आप लोग, अब काम की बात सुने। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, तो बस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच पाएगा उसके पास। लेकिन मान लीजिए आपका फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए इस केस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कुछ एनर्जी भी एक्स्ट्रा लेके निकलेगा। अच्छा, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा? क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा? पक्का? अच्छा मान लीजिए अगर फोटोन की एनर्जी, ध्यान से समझते थे ना आप, ये बहुत फोकस होकर सुनने वाली बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फोटोन की एनर्जी सपोज करें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो बताइए इस केस में क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ, इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल और नॉट? इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल और नॉट? 100% इमिशन होगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं समझाता हूँ। ये ठीक वैसी बात है कि आपको नोटबुक लानी थी, 50 रुपए नोटबुक की प्राइस है, घर वालों ने 100 रुपए दिए, और आप मार्केट जाकर वापस नोटबुक लेके घर पे, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। पता है कब? आप रास्ते में कुछ खाने पीने लग गए और बिल 80 रुपए का गया, तो आप वापस घर आ जाएंगे 20 रुपए लेकर, लेकिन नोटबुक लेके साथ में नहीं आएंगे। अभी समझाऊंगा सब, यहाँ पर उससे रिलेट करूंगा, ध्यान से सुन लो आप लोग। अच्छा चलो काम की बात सुनो, यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। अरे इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल है ना? अच्छा बताइए, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत थी 2 की, मिल गई 5, 2 की जरूरत थी और 5 मिल गई, तो बताइए बाकी एनर्जी का क्या होगा? बाकी एनर्जी का क्या होगा? जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई उसका क्या होगा? रिमेनिंग एनर्जी कितनी है? 3। 2 की जरूरत थी, 5 आपने दिलवा दी इलेक्ट्रॉन को, तो रिमेनिंग क्या 3 है ना? तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो हो सकता है उसके पास एनर्जी 3 रहे। इलेक्ट्रॉन 3 एनर्जी के साथ एमिट हो सकता है, लेकिन 3 के साथ एमिट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना? वही वापस नोटबुक वाला ले लो। आप 100 रुपए लेके घर से निकले, जैसे मान लीजिए कि 3 तरह के बच्चे ले लेते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे ए बी और सी हो गए, ठीक है? तीनों 100 रुपए लेके घर से निकले, तीनों को नोटबुक परचेज करनी है, नोटबुक की प्राइस 50 रुपए। पहला स्टूडेंट है, उसने क्या करा, नोटबुक मतलब 100 रुपए लिए, बुक स्टोर पे गया, नोटबुक ली, सीधा घर पे आ गया। नहीं तो, अरे क्वेश्चन तो सुन के आंसर करो। तो मैं ये नहीं पूछ रहा आप एबीसी में कौन से टाइप हो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना है बस आपको। तो बताइए स्टूडेंट है, जब घर लौटेगा तो उसके पास कितने पैसे हैं? 50। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट बी घर से निकला, ठीक है, गोलगप्पे खा लिए मान लो 20 रुपए के, ठीक है, कितने के खा लिए? फिर बुक स्टोर पे गया और नोटबुक लेके घर आ गया। जब वो घर लौटेगा तो कितने पैसे बचे? कितने? क्या 30 रुपए बचे? तीसरा स्टूडेंट, उसने कहा यार मेरे को गोलगप्पे खाने की इच्छा नहीं है। अच्छा मोमो, हाँ ठीक है, मोमोज खाने की इच्छा है। मोमोज खाया तो खाने के बाद उसने पूछा कि यार कितने पैसे हुए भैया? उसने बोला 80 रुपए। 80 रुपए दे दिए उसने। अच्छा जब वो वापस लौटेगा तो उसके पास नोटबुक रहेगी क्या? अरे नोटबुक रहेगी कि नहीं रहेगी? अब ध्यान से सुन लो, नोटबुक नहीं रहेगी। अब तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। अच्छा आपने यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट करा, आपने यहाँ पर क्या करा? फोटोन इंसिडेंट करा।
अच्छा, जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रॉन्स में, वो पैकेट के फॉर्म में होती है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है? पैकेट्स के फॉर्म में होता है। अच्छा, और एक चीज और है, इस थ्योरी का एक अजम्पशन और है कि वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो पैकेट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को 2-3 पैकेट मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ये इस थ्योरी का अजम्पशन है। कोई भी थ्योरी जब बदले तो कोई अजम्पशन लिए जाते हैं ना, तो ये इस क्वांटम थ्योरी का अजम्पशन है कि एक फोटोन को केवल एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन की एनर्जी मिल सकती है। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी कितनी है? 5। इलेक्ट्रॉन को पूरी 5 मिल गई फोटोन से। कितनी मिल गई? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब मेटल में है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे ही फोटोन से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल कर बाहर आ गया। बाहर निकलने में कितने का खर्च आ रहा है? मिली 5 थी और 2 निकलने में खर्च, बची कितनी? तो वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। पहला केस। दूसरी क्या संभावना बन सकती है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन अपने आसपास की जो आयंस है और आसपास के जो इलेक्ट्रॉन उनके साथ कोलिजन कर गया। मेटल से बाहर आने के पहले अगर इलेक्ट्रॉन का अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो गया, या अपने आसपास के आयन के साथ अगर कोलिजन हो गया, तो बताइए उस कोलिजन में भी कुछ एनर्जी लॉस होगी ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिली थी, सपोज करो कि कोलिजन करने में 1 का लॉस कर दिया उसने। 5 मिली थी, कोलिजन करने में कितने का लॉस? तो 5 मिली थी, 1 लॉस कोलिजन में हो चुका है, रिमेनिंग कितनी है? 4। अभी निकला नहीं है। 5 मिली थी, 1 का लॉस किसमें हो गया? कोलिजन में। बची कितनी? अगर बाहर आना है तो 2 में खर्च होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो कितनी लेके आएगा? अच्छा, हो सकता है कि कोलिजन में 2 लॉस कर दे। 2 का लॉस कोलिजन में और 2 का खर्च निकलने में। बची कितनी? हो सकता है 3 का लॉस कोलिजन में कर दे। कोलिजन में लॉस कितना? 3। निकलने का खर्च कितना? 2। तो सारा खर्च हो गया उसका, 3 कोलिजन में और 2 निकलने में, तो 0 एनर्जी लेके बाहर आएगा। यस और नो? ये भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन बाहर आने से पहले 4 को कोलिजन में लॉस कर दे। निकला नहीं, कोलिजन में लॉस कर दिया 4। 5 मिली थी, 4 का लॉस किसमें हो गया? बची कितनी? और निकलने का खर्चा 2 है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंसिडेंट करने पर भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो। तभी अपन बोलते हैं कि बताओ इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एमिशन 100% होगा कि पॉसिबल होगा? तो सिर्फ अपन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हाँ, पढ़ते समय अपन चीजों को आइडियल कर लेते हैं, अपन ये मानेंगे कि जितने फोटोन्स गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 फोटोन इंसिडेंट करे, अरे कितने फोटोन? अच्छा, ये तो एक फोटोन इंसिडेंट करके बात कर रहा हूं। ऐसे समझो कि मैंने 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरा दिए इस मेटल पर। 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने फोटोन? इमेजिन करो सीन क्या होगा। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल सकते हैं? मैक्सिमम निकल सकते हैं क्या? 100 ही निकलेंगे, कोई गारंटी है क्या? ये तो फिक्स है कि 100 के ऊपर तो नहीं निकल सकते, लेकिन 100 ही निकले ये भी कोई गारंटी। अच्छा, 80 भी निकल सकते हैं, 40 भी निकल सकते हैं, 5 भी निकल सकते हैं, और पूरे 100 भी निकल सकते हैं। 100 फोटोन इंसिडेंट करने पर अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो अपन बोलेंगे 100% क्वांटम एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी? 100 फोटोन गिरा है और 40 निकल के तो 40% एफिशिएंसी, 20 निकल के तो 20 एफिशिएंसी, और 80 निकल के तो 80% एफिशिएंसी। क्या बात समझ में आएगी? और कुछ नहीं कहा जा रहा, 100% एफिशिएंसी मान के चलेंगे। ये मान के चलेंगे जितने फोटोन गिरे उतने इलेक्ट्रॉन निकले। अब मेरे को सवालों का आंसर करो आप लोग। मैंने 100 फोटोन गिरा इस मेटल पर, हर एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? सबसे पहला सवाल, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। बताओ, फटाफट आंसर करो। ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। पक्का? ये भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी इन अ गिवन रेंज। पक्का? इस केस में क्या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रेंज बता सकते हो? पक्का? कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रेंज बता सकते हैं? बताओ, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी? मिनिमम एनर्जी कितनी रह सकती है? 0। और मैक्सिमम? इसका मतलब मैं सिर्फ इतना सा बता सकता हूं कि जब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन एक फिक्स एनर्जी के साथ नहीं होगा, एक रेंज के अंदर होगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर बाहर निकलेंगे उनकी एनर्जी 0 से 3 के बीच में रहेगी। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी संभव है जिसके पास पूरी 3 एनर्जी रहे, बिना कोलिजन के निकलेगा तो पूरी 3 उसके पास रह जाएगी।
कुछ लॉस कोलिजन में कर दिया तो 3 से कम भी हो सकती है, 3 से कम में 2 संभव है, 1 संभव है। अरे क्या 0 भी पॉसिबल है ना? नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एक रेंज के अंदर रहेगी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझो इस बात को, पक्का समझाना है? तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी? तो बताइए वो रेंज अगर निकालना है तो बताओ इस केस में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी? अच्छा बोलो इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी? अच्छा ये 3 कैसे निकला जरा आपने बताना? 5 - 2, क्या बोलो मैक्सिमम 3 हो गया ना? पता है आप इसको ई फोटोन लिख रहे हो और ये वर्क फंक्शन लिख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं ना तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकता हूं ई फोटोन माइनस फाइ नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल्स की एक इक्वेशन पर बेस्ड, बस हो गया चैप्टर खत्म, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब तो बस इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख के रखता हूं, मैंने बोला था ना सिंपल सा चैप्टर है ये। तो ई के मैक्स इक्वल टू बोलो क्या हो इक्वेशन होगी? ई फोटोन माइनस फाइ नॉट। ये आइंस्टाइन की दी हुई इक्वेशन है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन इसको बोलते हैं। अरे समझ गए? अब ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल इधर देखो आप लोग। जैसे मान लो मेरे पास मेटल है, इसका जो वर्क फंक्शन है, बातें नहीं करना है, बोर्ड पे देखना है बस। एक मेटल का वर्क फंक्शन मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से जो मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ फोटोन की एनर्जी मान लीजिए कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सवालों को सुनकर आंसर करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल और नॉट? पक्का? अच्छा व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स? 0। ऑल लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एनर्जी? Electrons have energy 0 to a maximum value. What is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy is 7 electron volt. पक्का ना? अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो? श्योर है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, मैं तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर बाद मैं स्पीड भी निकलवाऊंगा आपसे। अभी मैं क्या दे रहा हूँ आपको? आप काइनेटिक एनर्जी में कब स्पीड पर पहुंच जाऊंगा? स्पीड भी पूछ सकता हूँ ना? और यार एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी आपके पास और स्पीड अगर पूछ लिए तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, स्पीड निकाल लोगे। कौन सी बड़ी बात है? कैसा काम कर लोगे ना? श्योर है आप लोग? चलो ठीक है। तो ये तो इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो बताइए यहां से मैं लिख सकता हूं कि के मिनिमम बोलो कितना? 0। अच्छा बोलो के मैक्सिमम बोलो कितना? बोलो के मैक्सिमम इज ई फोटोन माइनस फाइ नॉट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? श्योर है? ठीक है चलो। अच्छा और भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो इधर देखो आप लोग, इधर देखिएगा आप सब लोग। अच्छा जैसे मान लो ये अपने चलो तुम ये तो लिख लो पहले, हेडिंग लिख लो इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बस ये लिख लो पहले आप लोग, है ना। इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो बोर्ड पे लिख रखा है ना, इसको लिख दो बस फटाफट से। इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो बोर्ड पे लिखा गया है इसको लिख दो फटाफट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट
चलिए बेटा, उसके बाद अगली टर्म हम समझते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ आपको। इधर देखो आप एक बार सब लोग। अच्छा, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? अच्छा, दो टर्म अपन समझने जा रहे हैं। पहले मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझाऊंगा, सिंबल इसका न्यू नोट रख रहा हूं, और फिर इसके बाद समझाऊंगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों टर्म को अपने को एक साथ समझना है। इधर देखो बोर्ड पे आप लोग, है ना। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर अपन बात करेंगे। क्लियर है? चलिए बोर्ड पे देखेंगे आप सब लोग एक बार। अच्छा, जैसे मान लो ये कोई मेटल अपने पास है ना, और सपोज करो कि इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? आप मान लीजिए कोई लाइट फॉर इंसिडेंट कर रहे हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है मान लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी लाइट की? तो बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो बोलो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। अरे फोटोन की एनर्जी कितनी? अच्छा, मान लीजिए कि न्यू फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो बताइए, ये न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या इलेक्ट्रॉन एमिट करा सकती है? अच्छा, ये लाइट अभी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं करा सकती। इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो और जवाब दो फटाफट, बस इतना ही है सेप्टेम्बर, कुछ भी नहीं है। बताइए, इलेक्ट्रॉन एमिशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ? अच्छा चलो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फोटोन की एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना। चलो, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटोन की एनर्जी बढ़कर हो गई 1.5। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। नहीं, आपने तो बोला था फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दी, देखो। और बढ़ाओ। चलो, और बढ़ा दी, फोटोन की एनर्जी 1.8। यार आप कह रहे हो वो करता जा रहा हूं मैं तो। अच्छा, क्या और बढ़ाऊं? पक्का? श्योर? 1.9। अच्छा, और बढ़ाओ? 1.95। और बढ़ाना है? पक्का? चलो, अब मैंने फ्रीक्वेंसी न्यू नोट कर दी, और न्यू नोट फ्रीक्वेंसी पर मान लीजिए फोटोन की एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल और नॉट? इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना न्यू नोट, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? कितने बच्चे इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? बताओ क्या। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट at which electron emission starts. This is the minimum frequency of light at which electron emission starts. Below this frequency, electron emission is not possible. Below this frequency, electron emission is not possible. क्या इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? एक और बात, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन बराबर हो जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी कितनी है? 2। वर्क फंक्शन भी कितना? 2। तो बताइए, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में रिलेशन लिख सकते हो? तो लिखिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में डेफिनेशन में लिखो फटाफट से। It is minimum frequency for which electron emission starts. It is minimum frequency for which electron emission starts. It is minimum frequency for which electron emission starts. Below this frequency, electron emission is not possible. Below this frequency, electron emission is not possible. Below this frequency, electron emission is not possible. समझ में आएगी बात? अच्छा, एक बात और भी देखो आप लोग, इधर देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, बताओ फटाफट, बोलो। ये कंडीशन है तो क्या होगा? नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अच्छा, अगर न्यू इज मोर देन इज इक्वल टू न्यू नॉट, बोलो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल और नॉट? इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल। और बताइए, फाई नॉट और न्यू नॉट में कोई रिलेशन होता है क्या? पक्का? बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फाई नॉट एंड न्यू नॉट? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। बोलो, क्लियर है? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब ध्यान से सुनना, अब ये बातें मैं किस तरह से काम में लूंगा। जैसे मैं बोलूंगा, सपोज करें कि एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1000 है। एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? समझ जाना कि यार कम से कम 1000 एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। मान, इसका मतलब समझ जाना कि जब तक फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो ही नहीं सकता।
इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज या उससे ज्यादा हो। मैं बोलूंगा 900 हर्ट्ज पर एमिशन नहीं हो सकता, 950 पर नहीं हो सकता, 999 पर भी 1000 पर पॉसिबल है, 1000 के ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी के सब पर एमिशन पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स, अगर फ्रीक्वेंसी की अपन बात करें तो आप जानते हैं कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन में न्यू नॉट होता है। तो न्यू नॉट तो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट्स। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू है तो ये वेवलेंथ का, तो कितने बच्चे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बताना। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल स्टार्ट्स, नहीं पॉसिबल। It is the maximum wavelength for which electron emission is possible. Above this wavelength, electron emission does not possible. ध्यान से समझना। जैसे मैंने मान लो आपसे बोला, मैंने बोला कि एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है? यस, लाइट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन का एमिशन आराम से होगा भाई, 5000 मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो एमिशन नहीं होगा। अच्छा कम पर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जैसे अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर 1000 है ना फ्रीक्वेंसी की, तो 1000 से नीचे पर नहीं होगा, ऊपर पर हो जाएगा। और वेवलेंथ उल्टा है, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो 5000 से ऊपर पर एमिशन नहीं होगा, नीचे पर हो जाएगा। क्या बात समझ गए क्या? तो लिखिएगा आप इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा नोट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा नोट। आप इसमें लिखिएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन, इट इज maximum wavelength, it is maximum wavelength of light for which electron emission is possible. It is maximum wavelength of light for which electron emission is possible. Above this wavelength, electron emission is not possible. Above this wavelength, electron emission is not possible. Above this wavelength, electron emission is not possible. क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? चलो अब इधर देखो बेटा, एक बार आप सब लोग इधर देखेंगे। अच्छा जैसे ये वेवलेंथ हो गई और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, और रिलेशन ये, बताओ वेवलेंथ इज मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बताओ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अगर वेवलेंथ जो है, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम है तो वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या पॉसिबल हो तो बोलो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल ना। अच्छा क्या वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन दे सकते हैं क्या? बताइए, फाई नोट बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा नोट। और भी सुनो, मैं जरूरत पड़ने पर पता है एच सी को क्या लिखूंगा, 12400। तो मैं आपको अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर दे दूंगा तो वर्क फंक्शन निकाल दोगे, और वर्क फंक्शन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आप बता दोगे। इस पर अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं आपके लिए होमवर्क में। बिगनर बॉक्स बंद कर लेना आप लोग। अगली क्लास में सबसे पहले आकर डिस्कशन करेंगे बिगनर बॉक्स वन का, समझ गए? और फिर अगली क्लास में इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और लेनार्ड के जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ वगैरह थे वो सारी बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना? थैंक यू। टेस्ट के पहले हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा हो जाएगा।